अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज का जो विषय है उस विषय पर हम जो बात करने वाले हैं, जिसमें हमारे देश की जो खाद्यान्न है वह सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न की फसल है उसके विषय में हम बात करेंगे। वह है गेहूं, वीट। हम लोग सभी लोग पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग गेहूं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आज का जो हमारा विषय है वह गेहूं में संतुलित फसल पोषण एवं उर्वरक का सही रूप में प्रबंधन, जिसके माध्यम से हम गेहूं की फसल में एक अच्छा उत्पादन ले सकें। हमारा सीजन गेहूं का स्टार्ट होने जा रहा है। किसान भाइयों के मन में हमेशा यह एक प्रश्न रहता है कि किस प्रकार हम संतुलित पोषण या किन उर्वरकों का प्रयोग करके हम गेहूं में ज्यादा लाभ ले सकते हैं। सभी जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, गेहूं जिस प्रकार हमारे देश ही नहीं हमारे संसार की भी एक प्रमुख फसल है और जिसमें हिंदुस्तान का, हमारे देश का द्वितीय नंबर आता है, पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो वीट का है वो हिंदुस्तान है। और हमारा जो गेहूं है वह हर एक जगह पसंद किया जाता है। जिसकी गुणवत्ता की हम बात करें, गेहूं में जब हम पोषक तत्व या उर्वरकों के प्रबंधन की बात करते हैं, मैं सर्वप्रथम बात को प्रारंभ करना चाहूंगा पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। देखिए, आज आप सभी लोग, हम सभी लोग जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति को भोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और भोजन से ही जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तभी हम चल पाते हैं, अपना कार्य कर पाते हैं, अपने दैनिक अभिक्रिया कर पाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम फसलों की बात करें, जिसमें मैं गेहूं की बात करूं, यह जो बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं जो लाइफ साइकिल दिखाया गया है, जो जीवन चक्र दिखाया गया है, इस पूरे जीवन चक्र में चाहे वह हम जमीन की, धरती की, मिट्टी की बात करें, बीज की बात करें, पौधे के विकास के लिए वातावरण, तापमान की बात करें, हम सिंचाई की बात करें, हम चाहे उसमें विभिन्न प्रकार के रोग और कीटों के नियंत्रण की बात करें, इन सभी क्रियाओं में सर्वप्रथम आप ध्यान से देखिए, यदि गेहूं में, यदि फसल में हमें एक अच्छी उपज चाहिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी या क्या हमें करना चाहिए। अगर हम इसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जितना महत्वपूर्ण बीज है, जितना महत्वपूर्ण सिंचाई है, जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए अन्य सभी क्रियाएं हैं, और उन सभी क्रियाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उर्वरकों का, पोषक तत्वों का सही रूप से प्रबंधन है। अब सोचिए, यदि जमीन में यदि उर्वरकों का प्रबंधन उस फसल तक ना हो, यदि उन फसलों में, गेहूं में अगर सही रूप से पोषक तत्व पौधे को ना मिले, खाना ना मिले, सादा सी भाषा में बात करूं, भोजन ना मिले, तो साहब क्या पौधे का विकास हो सकता है, पौधे का सर्वाइवल हो सकता है? यह कभी संभव नहीं है। इसीलिए इन सभी क्रियाओं में सबसे प्रथम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर हम बात करें वह पोषक तत्वों का प्रबंधन है, क्योंकि खाना अच्छा मिलेगा, ताकत अच्छी होगी, तभी पौधे का विकास होगा और तभी हम उससे एक मनवांछित फसल, जो हमारे मन, जो हम चाहते हैं, मनोरूपी हमें जो फसल से उपज चाहिए वह हमें प्राप्त हो सकती है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आज अगर हमने कहा इन उर्वरकों की आवश्यकता है, और इन उर्वरकों की आवश्यकता में जो एनपीके, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, एन से, पी से फास्फोरस, के से पोटाश की बात होती है। के से पोटाश, आप लोग कई बार कुछ लोग समझते होंगे के से पोटाश क्यों लिखते हैं, मैं बताऊं। K2O जो साइंटिफिक रिएक्शन होता है, K2O होता है पोटाश का, इसीलिए उसको के से हम प्रदर्शित करते हैं। पी से फास्फोरस होता है और एन से नाइट्रोजन होता है, एनपीके। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की जो एक स्टडी है, एक रिसर्च है, यह बताती है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे सभी क्षेत्रों में ज्यादातर हम यूरिया मतलब कि नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, फास्फोरस मतलब कि डीएपी का प्रयोग करते हैं, या फिर हम सिंगल सुपर फास्फेट या अन्य फास्फोरस के माध्यम से फास्फोरस की पूर्ति करते हैं। लेकिन आज भी अगर मैं कहूं, आप इस आंकड़ों को देखिए, अगर इन तीन की गणना करें, अगर हम गेहूं की, धान की, इन फसलों की बात करें, आज भी यह आंकड़े बता रहे हैं कि साहब अगर 24 मिलियन टन
समझिए बात को, यह एक स्टडी बताता है 24 मिलियन टन, मतलब कि 240 लाख टन अगर हम उसमें उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, दे रहे हैं, एनपीके दे रहे हैं, चूंकि नाइट्रोजन ज्यादातर लोग प्रयोग कर रहे हैं, फास्फोरस ज्यादातर लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन 30 मिलियन टन, लगभग लगभग 300 लाख टन क्या होता है, उसका क्या होता है, ह्रास हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, अवशोषित किया जाता है। और अगर ये 300 हो गया तो लगभग लगभग 6 लाख मिलियन टन, मतलब कि 6 लाख टन लगभग जो गैप आया, 60 लाख टन का जो गैप आया, वह सबसे ज्यादा होता है किसका, पोटाश का होता है, के का होता है, क्योंकि हम इनकी पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन साहब हमारे लिए नाइट्रोजन हम पूर्ति कर पा रहे हैं, फास्फोरस पूर्ति, लेकिन आज भी हम पोटाश की पूर्ति अपनी धान की फसल में, अपने गेहूं की मुख्य फसल में नहीं कर पाते। और बहुत सारे किसान भाई आज भी पोटाश का प्रयोग अपनी गेहूं जैसी फसल में नहीं करते, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो पोटाश का ही दोहन सर्वाधिक होता है। और अगर ये स्थितियां हैं तो कब तक ये स्थितियां जारी रह सकती हैं, कब तक हम इस चीज को कंटिन्यू रख सकते हैं, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए एनपीके का बैलेंस बनाना, इन तीनों मुख्य पोषक तत्वों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप देखिए आज की तारीख में हम जो उर्वरकों का प्रयोग, जिस तरह हमने देखा कि पोटाश का हम सही मात्रा में प्रयोग नहीं कर पा रहे, पोषण नहीं दे पा रहे, संतुलन नहीं दे पा रहे, तो क्या स्थितियां सामान्य है? क्या आज हमारी मिट्टी में जो हम संतुलित पोषण की बात कर रहे हैं, गेहूं जैसी फसल में, क्या सभी पोषक तत्व हमारी मिट्टी में विद्यमान है? क्या हम सभी पोषक तत्व उस फसल को उपलब्ध करा पाते हैं जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि एक अच्छी उपज हमें प्राप्त हो? मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर ये नहीं है, अगर संतुलित पोषण हम नहीं कर पा रहे, अगर हम आज भी पोटाश जैसे उर्वरक, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, मैग्नीज जैसे उर्वरकों की आवश्यकता, जो जरूरत है, उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो सकता है? और अगर मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो संतुलित पोषण कैसे होगा? और संतुलित पोषण नहीं होगा तो हम वही बात करते हैं, हमेशा हम बात करते हैं संतुलित फसल पोषण की, उसकी परिभाषा को मैं हमेशा बात करने का प्रयास करता हूं। क्यों? क्योंकि आज संतुलित फसल पोषण हमारी जमीन को जितना जरूरी है, हमारे पौधे को जितना जरूरी है, उतना ही संतुलित पोषण हमारे शरीर को भी महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसकी परिभाषा को देख करके समझ पाएंगे, इस परिभाषा को आप पढ़ करके भी समझ पाएंगे। लिखा है कम से कम पर्यावरण प्रदूषण के साथ, जिससे पर्यावरण का प्रदूषण ना हो, उत्पादकता और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखकर, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, मिट्टी का हेल्थ अच्छा हो, सभी संभव स्रोत माध्यम कोई भी हो, हम चाहे रासायनिक रूप से दें, जैविक रूप से दें, ऑर्गेनिक रूप से दें, परंतु सभी पोषक तत्वों को मिट्टी तक पहुंचना आवश्यक है। माध्यम कोई भी हो, सही अनुपात में यह पोषक तत्व पहुंचे, संतुलित पोषण कहलाता है। और इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्वों की बात जो हमने कही, ऐसे 17 पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसल को आवश्यक होते हैं, जिनमें से कुछ हम देते हैं, कुछ ऊपर वाला देता है। सबसे ऊपर आप लिखा देख रहे होंगे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। जिस पोटाश की हमने बात करी साहब, जिस फास्फोरस की हम बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, यह मुख्य पोषक तत्व हैं। जिस प्रकार रोज हमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी की जरूरत होती है, उसी प्रकार से पौधे का ये मुख्य पोषक तत्व हैं। उसके बाद में द्वितीय, सेकेंडरी, उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, और साहब बाकी बचे 8 पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, HCO, यह प्राकृतिक तौर से पौधे के लिए, फसल के लिए उपलब्धता हो जाती है। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमें समझना होगा, चाहे हम गेहूं की फसल कर रहे हो, चाहे हम धान की फसल कर रहे हो, जितने भी अनाज करते हैं, खाद्यान्न की बात करते हैं, इन सभी में इन पोषक तत्व, और उनमें खास करके पोटाश, क्योंकि यूरिया ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन हम प्रयोग करते हैं, और नाइट्रोजन का जो कार्य है पौधे की बढ़वार, उसकी वानस्पतिक वृद्धि में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब हम बात करते हैं
फास्फोरस की जो हम डीएपी के माध्यम से, सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से ज्यादातर अपने क्षेत्रों में उपलब्ध कराते हैं, और इस फास्फोरस का काम हमारी फसल की शुरुआत को करना है, जो हमारी सभी फसलों में महत्वपूर्ण है और ज्यादातर हम इसका प्रयोग करते हैं। बाद में भी फास्फोरस हमारी फसल में काफी कार्य करता है, अंदरूनी रूप से कार्य करता है। लेकिन जब हम पोटाश की बात करते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि हम गेहूं जैसी फसल में, हम अपना धान जैसी फसल में, जो हमारे सीरियल्स हैं, जो हमारे अनाज हैं, इनमें हम आज भी इन पोषक तत्वों का सही प्रयोग नहीं कर पाते। आज भी हमारे मन में आता है कि साहब नहीं, बस यूरिया दे दीजिए काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार अगर हम कोई भी व्यक्ति केवल रोटी खा के पेट तो भर सकते हैं, पेट तो हमारा भर जाएगा, लेकिन हमें पोषक तत्व, हमारे शरीर में ताकत नहीं मिलेगी। इसीलिए इन पोषक तत्वों को हमारे शरीर में, हम जो दाल खा रहे हैं, हम जो चावल खा रहे हैं, हम जो सब्जियां खा रहे हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे शरीर में विटामिन जा रहे हैं। इसी प्रकार से पौधे को जो ये 3 पोषक तत्वों की हमने बात करी, जिसमें पोटाश का एक अहम रोल है, खास करके हमारी गेहूं की फसल में, खास करके हमारी धान की फसल में, जिसे आज भी हम सही रूप से अपने सभी फसलों में प्रयोग नहीं कर पा रहे, और खास करके खदानों में, खाद्यान्न में, अनाजों में नहीं प्रयोग कर पाते हैं। पोटाश की हम बात करते हैं, पोटाश की भूमिका हमारी फसलों में क्या है, इसका एक हम ये भी समझते हैं, कुछ लोग यह भी नहीं जानते, शायद हो सकता है नहीं जानते हो कि पोटाश का कार्य क्या है। आज मैं आपको बताने वाला हूं पोटाश का कार्य हमारी खास करके गेहूं की फसल, जो आगामी फसल है, धान की फसल जहां रबी पैडी होता है, या फिर हमारा गेहूं होता है, इन सभी में इसका क्या रोल होता है, आज मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं। पोटाश एक ऐसी खाद है जो हमारी सभी फसलों में, ध्यान दीजिए, हमारी सभी फसलों में पोटाश का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है, वह है उपज को बढ़ाना। देखिए, जब हमने अन्य पोषक तत्वों की बात करी, उनमें पोटाश का सबसे पहला रोल होता है उपज को बढ़ाना। वह कैसे उपज को बढ़ाता है, चित्र के माध्यम से भी आप समझ पाएंगे कि साहब पोटाश का जो रोल है वह भी आपको दिख रहा होगा इन चित्रों के माध्यम से। जो बालियां आपको दिखाई गई हैं, प्लस के मतलब जहां पोटाश पड़ा हुआ, जहां लिखा हुआ है माइनस के मतलब जहां पोटाश नहीं पड़ा हुआ, वहां बालियों का साइज, उसकी क्षमता, और साहब बालियां अच्छी होंगी तो उसमें दानों की संख्याओं की बात होती है, मैं बताऊंगा अभी कैसे होता है। लेकिन इस उपज को, इस क्षमता को करने का काम पोटाश करता है, और सबसे पहला काम पोटाश का उसकी उपज, हमारी फसल की उपज को बढ़ाना है। कैसे ये उपज बढ़ाता है, ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, पोटाश जड़ों का विकास। जब भी हम पोटाश को अपनी फसल में प्रयोग करते हैं, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, कोई भी फसल हो, आप देखेंगे हमारी जमीन में जड़ों का विकास होता है। एक मुख्य जड़ होती है, उसके साथ में सेकेंडरी रूट्स, अंग्रेजी में कहते हैं द्वितीयक जड़ें, द्वितीयक जड़ें जो सफेद सफेद जड़ें बनती हैं, इन जड़ों के विकास में पोटाश की योगदान होता है, अहम योगदान होता है, जिसके माध्यम से यह सभी जितने भी पोषक तत्व हैं, इनको अवशोषित करने का कार्य पौधा करता है, इन सफेद जड़ों, सेकेंडरी रूट, द्वितीयक जड़ों के माध्यम से, जिनको बनाने में पोटाश अहम योगदान करता है। आप देख पाएंगे इन चित्रों के माध्यम से, यह गेहूं के वह फोटो हैं जो आप ही जैसे किसान भाई, जिन्होंने पोटाश का प्रयोग करके अपनी जड़ों के विकास में मदद, उनके जड़ों के विकास में मदद मिली है, इसे करने का काम पोटाश करता है। साथ ही साथ में जब जड़ों का विकास हुआ तो क्या होता है, एक अंग्रेजी में शब्द आता है अपटेक करना। यह पोषक तत्वों को अपटेक करता है, जो हम पोषक तत्व अपनी फसल को देते हैं उनको अपटेक करता है, और पौधे के सभी भागों तक जो संश्लेषित उत्पाद बनते हैं, पत्तियों में जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसमें जो संश्लेषित उत्पाद, जो एंजाइम्स विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं, उनको पौधे के सभी भागों तक, सादा भाषा में समझिए, भोजन को सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से जब भोजन हमारे पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है, कैसे, जैसे साहब भरा रोड हो, भीड़ भाड़ ज्यादा हो, ट्रैफिक ज्यादा हो, क्या हम अपनी गाड़ी को तेजी से चला पाएंगे? कभी संभव नहीं है। हम हमेशा खाली रोड पर गाड़ी को अच्छी तरह दौड़ा पाते हैं। इसी प्रकार से इन सभी संश्लेषित उत्पादों को, पोषक तत्वों को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम पोटाश करता है।
और जब यह हमने बताया, जब ये सभी भागों तक पहुंच रहे हैं, भोजन निर्माण की प्रक्रिया अधिक हो रही है, अच्छी हो रही है, जो सूर्य की धूप की रोशनी के सामने पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जो हमारा भोजन निर्माण, एंजाइम्स बनने की प्रक्रियाएं हैं, इनके निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाने से जब ये बनता है, तब क्या होता है, जब भोजन अच्छा बनने लगे और ये सभी भागों तक पहुंचने लगे, तभी हमारी जो गेहूं की बालियां हैं, ध्यान दीजिए, गेहूं में जो पौधे का विकास है, जिसमें शाखाओं की संख्या है, जिसके माध्यम से बालियों का बनना, निषेचन की प्रक्रिया को बढ़ा करके जो हमारी बालियां बन रही हैं, बालियों में दानों की संख्या, अगर बालियां अच्छी बन जाएं और उसमें दाने पूर्ण भर जाएं, क्योंकि यह जब भोजन बना रहा है, जो दूध बनता है, हम इसे टेक्निकल भाषा में जो स्टार्च के रूप में भी आप जानते हैं, उस दूध के बनाने की प्रक्रिया को तेज करके उसमें दूध के निर्माण का काम करता है। और साहब, जब दूध बन जाता है, बालियां भर जाती हैं। आप सोचिए, बालियों की संख्या, और अगर जो बालियां, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, अक्सर कई बार कुछ लोग बोलते हैं परा हो गया, कुछ लोग बोलते हैं साहब बाली खाली रह गई, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, जो लोकल भाषा में है, हम लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं कि बालियां खाली रह जाती हैं। उन बालियों को भरना, उसकी प्रक्रियाओं को बेहतर करना, बालियों की गुणवत्ता को बनाना, जिसके माध्यम से जब बालियां अच्छी बनती हैं, बालियों में दाने अच्छे बनते हैं, उनकी जब दाने अच्छे हो गए, बालियां अच्छी बन गई, तो डायरेक्टली हमारी उपज को बढ़ाने में इसका योगदान, मोजेक पोटाश का योगदान होता है, जिसके माध्यम से आप देखेंगे, साथ ही साथ दाने तो बने ही बने, उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी, जो चमक हम कहते हैं, उस चमक, आप सोचिए, किसी के पास, एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा, अगर साहब किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा गेहूं है जिसके दाने अच्छे हैं, जिसके दाने चमकदार हैं, और एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास गेहूं तो है लेकिन वह चमकदार, उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं, आप जानते हैं बाजार में किस गेहूं को ज्यादा पसंद किया जाएगा, जिसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो, जिसमें वजन भी अच्छा हो, जिसके दाने अच्छे हो, और इस कार्य को करने में पोटाश अहम योगदान दिखाता है। यह आप भी इस चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं दानों की संख्या, जो हमने क्वालिटी, उपज को बढ़ाने का काम, यह जो दाने पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते, उनको विकसित करने में, उनके साइज को बढ़ाने में, उनको मोटा दाना, एक समान दाना भरने में, एक समान दाना भरने में हमारी गेहूं की बालियों में इस पोटाश का अहम योगदान होता है। तो साहब, पोटाश का जो रोल जहां पे दिखाया गया, K60 K0, जहां पे पोटाश बिल्कुल नहीं डाला, जहां पे पोटाश की मात्रा पूर्ण डाली गई, वहां पर इसकी जो उपज है, उसके दानों की संख्या और साहब बालियों के भरने की संख्या के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता के साथ अधिक उपज प्राप्त करने का कार्य मोजेक पोटाश या पोटाश करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे, तेज धूप, प्रकाश, जो कम प्रकाश हो, जो हमारा विपरीत मौसम हो, इसमें पौधे में जो सर्वाइवल प्रदान करने का कार्य भी पोटाश देता है। पोटाश पौधे की क्षमताओं को बढ़ाता है, जो उसमें छिद्र होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, रंध्रों के खुलने बंद होने की प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, जिसके माध्यम से हमारी कोशिकाओं की क्षति नहीं होती, जिसके माध्यम से हमारा, सादा सिंपल भाषा में समझिए, हमारे पौधे का जो विकास है, डेवलपमेंट है, जो इसका फिजिकल विकास है, जो उसका वानस्पतिक विकास भी बेहतर तरीके से होता है। और जब पौधे का विकास और उसकी उपज दोनों ही चीजें हो, तभी पौधे में जो रोग रोधन क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता की बात करते हैं। हम सबने एक कहावत सुना होगा कि साहब, हमारे आपके घर के जो बच्चे हैं, जो खाए पिए तंदुरुस्त होते हैं, मजबूत होते हैं थोड़ा, है ना, उन्हें जल्दी से सर्दी जुकाम नहीं लगा करता। इसी प्रकार से पौधे में आजकल आप सुन रहे हैं ना, सभी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, इम्यूनिटी, कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। यह कोरोना जैसी महामारी के माध्यम से हम लोग भी, जब हमारे शरीर में पोषक तत्व अच्छे होते हैं, हम बीमारियों से लड़ने में योग्य होते हैं, हमारी क्षमता होती है। और इसी क्षमता को जब ये पोषक तत्वों को हमारे पौधे तक पहुंचाता है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता, उसे सहन करने की क्षमता पौधे में बढ़ जाती है, जिसके माध्यम से यह चित्र, जो हमारे किसान भाइयों के ही चित्र हैं, जो मैं दिखाना चाहता हूं, इनके माध्यम से पौधे का विकास, सर्वांगीण विकास होता है, डेवलपमेंट बेहतर होता है, और बीमारियों, कीड़ों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही साथ में सूखा, मैं आपने आपको बताया, विपरीत मौसम में
जैसे अगर हम कहें कि साहब विपरीत मौसम है, कहीं अगर 2-4 दिन पानी हम नहीं दे पाए, ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि पानी की जगह पोटाश डालना है, लेकिन अगर हम 2-4 दिन कहीं भी स्थिति हमारी बनती है कि हम लेट हो गए, तो साहब हमारे पौधे में यह जो विपरीत लक्षण दिखते हैं तुरंत उसको कंट्रोल करता और उसके प्रतिरोधकता उसके अंदर डेवलप करता है। यह करने का काम पोटाश करता है, मोज़ेक पोटाश करता है, जिसका यह कार्य खास करके हमारा गेहूं, धान, मक्का, सब्जियां, सभी फसलों में जो पोटाश है यह उसका एक अहम रोल होता है। साथ ही साथ हमने देखा होगा, आप अक्सर ट्राई भी करिए, अगर किसी ने नहीं देखा आप ट्राई भी करिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ज्यादा यूज कर देते हैं कहीं पर, तो आपने देखा होगा ऊपर से देखने में तो पौधा भले ही आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन जब भी आप उसका तना तोड़ेंगे, जब आप तोड़ करके देखिए तो वह अंदर से खोखला होगा। मतलब सुंदर बाहरी काया तो सुंदर है, लेकिन आंतरिक रूप से उसमें जो मजबूती है वह नहीं है। और पोटाश इसके कमी को दूर करने के साथ साथ पोटाश पौधे को आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है। और साहब जब पौधा आंतरिक रूप से मजबूत है, उसमें जब उसका तना मजबूत होता है, तो क्या होता है कि कभी कभी देखते हैं ना, हल्की सी भी हवा चलती है फसल गिर जाया करती है, उसको रोकने में भी क्षमता प्रदान करने का काम पोटाश करता है, मोज़ेक पोटाश करता है, जिसके माध्यम से पौधा तंदुरुस्त और मजबूत बनता है। आप समझ गए होंगे कि साहब ये सभी लक्षण जो डायरेक्टली हमारी फसल की उपज को बढ़ाने से लेकर के जो मैंने अभी 10 से 11 कार्य आपको बताने का प्रयास किया, जो पोटाश के हैं, मोज़ेक पोटाश के हैं, जो डायरेक्टली हमारे गेहूं की उपज, उसकी क्षमता, पौधे का विकास, पौधे का सर्वांगीण विकास के साथ साथ पौधे में जो दानों की संख्या, जो बालियां बनती हैं और बालियों में दाने की संख्या और उसकी चमक को बढ़ाने में पोटाश का एक अहम योगदान होता है। इसलिए पोटाश का खास करके हमारी फसलों में, खास करके हमारे गेहूं की फसल में, धान जो हम पैडी की बात करते हैं, कुछ क्षेत्रों में हम लोग बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं करते। मैं उन सभी किसान भाइयों को, उन सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा जो गेहूं की फसल करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का बहुत उच्च क्वालिटी का गेहूं हो, उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, इन सभी में आज पोटाश का प्रयोग करके बहुत सारे किसान भाई भी लाभ ले रहे हैं। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा पोटाश की कमी के लक्षण आप अपनी गेहूं की फसल में कैसे देख सकते हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है, हम लोग थोड़ा सा कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं कि साहब यह बीमारी के लक्षण है या पोषक तत्व की कमी के लक्षण है। मैं आपको बताना चाहूंगा पोषक तत्व, पोटाश की कमी के लक्षण खास करके हमारी गेहूं की फसल में आप देखेंगे, जो हमारा गेहूं की जो पत्ती होती है, थोड़ा लंबी पत्ती होती है, उसमें उसकी जो किनारियां हैं, उन किनारियों का पीला पड़ना, ध्यान दीजिए, पीला पड़ना, हल्का सा ब्राउनिश, कई बार जल सा जाना किनारियों का, ध्यान दीजिए, किनारियों का जल सा जाना, ऐसा लक्षण मोज़ेक पोटाश, जो पोटाश है उसकी कमी के लक्षण होते हैं। साहब इन चित्रों के माध्यम से आप भली भांति देख करके भी समझ सकते हैं कि साहब इस चीज से कितना लाभ हमारी फसल को हो सकता है, उसका फायदा हमारी गेहूं की फसल को हो सकता है यदि हम इन कमी को दूर कर पाए। और अक्सर यह कमी के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा पोटाश का, जो मैंने कहा, आप जैसे जो दर्शक हैं, ऐसे किसान भाई जिन्होंने अपने क्षेत्रों में खुद अपने गेहूं की फसल में, कहीं कहीं धान की फसल में इसका प्रयोग करके लाभ लिया, मैं उनके प्रयोगों के अनुभव, मोज़ेक के अनुभवों के बारे में दिखाना चाहूंगा। आप देखिए विभिन्न अवस्थाओं में, है ना, शुरुआती अवस्था से अंत तक विभिन्न अवस्थाओं में जो पौधे के विकास है, उसके डेवलपमेंट पर जो जड़ों का विकास है, यह पोटाश यूज किए हुए, प्रयोग किए हुए पौधे हैं, जहां पर पोटाश प्लस पोटाश के है, जहां पे पोटाश पड़ा हुआ था, जहां पे पोटाश नहीं डाला था, जिस किसान भाई ने उसके उसी के खेत के उसी क्षेत्र के यह चित्र दर्शाते हैं कि साहब जड़ों के विकास के साथ साथ जो उसमें पौधे का विकास है, जो उसमें डिफरेंट जो अलग ज्यादा कलों की संख्या और उसमें पौधे का विकास करने का काम जो पोटाश ने किया, यह कार्य करने का काम पोटाश करता है। साहब इसे देख करके वो कहते हैं ना, एक कहावत भी है, वो साक्ष्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है,
और साहब ये सच है आपके सामने, आप देख करके इसको समझ सकते हैं। इन चित्रों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो 3 पौधे जहां पर पोटाश बिल्कुल नहीं पड़ा था साहब, और जहां पे थोड़ा पोटाश पड़ा 25 किलो, और जहां पूर्ण पोटाश पड़ा, और जहां 50 किलो प्रति एकड़ की दर से पोटाश का प्रयोग किया, जिस किसान भाई ने अपनी गेहूं की फसल में मोज़ेक पोटाश का प्रयोग किया, आप देखिए उनके कल्लों की संख्या, उसके जड़ों का विकास जो आपको देखने को मिल सकता है। आप इस चीज को समझ सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस चित्र के माध्यम से। आप देखिए जो जड़ों का विकास है, जड़ों का विकास करना, टहन जो उसके कल्ले हैं उनको निकालना, साथ ही साथ में जो शाखाएं बन रही हैं, जो पत्तियां का विकास हो रहा है उसमें करने का काम, बालियों का, जब पौधे का विकास अच्छा होगा तभी उसमें बालियां अच्छी बनेंगी, और जब बालियां अच्छी बन जाए, ज्यादा बन जाए, दाने बन जाए, यह काम करने का काम पोटाश ने किया है। और इस चित्रों के माध्यम से आप समझ पाएंगे। आप देखिए इन चित्रों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि यह लाभ करने का काम, यह लाभ करने का काम आपको जो हमारी फसल है, गेहूं की फसल है, वह करने का काम पोटाश ने किया। इन पौधों के जो हमारे शुरुआती अवस्था में पौधों के विभिन्न चित्र लिए गए हैं जहां पोटाश पड़ा है, पौधे का विकास देखिए, उसका पूर्ण विकास देखिए, जड़ों का विकास देखिए, यह सभी कार्य करने का काम मोज़ेक पोटाश आपकी गेहूं की फसल में, धान की फसल में, सभी फसलों में कार्य करता है। लेकिन चूंकि हम ज्यादातर अपनी गेहूं की फसल में इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, इन आंकड़ों के माध्यम से आप देख पाएंगे, गेहूं हो, चाहे वो धान हो, कपास हो, सोयाबीन हो, मक्का हो, गन्ना हो, इन सभी फसलों में मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, 1 रुपए खर्च करके, ध्यान दीजिए, 1 रुपए खर्च करके 5 रुपए का मुनाफा देने की क्षमता है, तो वह पोटाश जैसी खाद में है, मोज़ेक पोटाश जैसी खाद में है, जिसका संतुलित उपयोग करने के माध्यम से आप डायरेक्ट आपकी उपज को, आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा करके लाभ ले सकते हैं। और साहब अगर मैं आवश्यकता की बात करूं, कितना उर्वरक हमें देना चाहिए, कितने उर्वरकों की हमें प्रयोग करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। गेहूं की फसल में 50 किलो डीएपी, ध्यान दीजिए, 50 किलो डीएपी और 50 किलो मोज़ेक पोटाश का प्रयोग, पोटाश की जो मात्रा है 50 किलो प्रति एकड़ की दर से, यदि आप इसका 2 बार में प्रयोग करते हैं, एक बार शुरू में बुवाई के समय 25 किलो, और 25 किलो जो आप लगभग 25-30 दिन पे, 35 दिन तक, 40 दिन तक भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो आप ऊपर से इसको आप प्रयोग करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन उर्वरकों का शुरुआती अवस्था में प्रयोग करना ज्यादा लाभकारी होता है। तो 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन तक आप इसका प्रयोग कर लीजिए, इससे आपको लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी आप, मैं ये कहूंगा, पहली चीज, एक चीज और समझ लीजिए, यह जो सुझावित मात्रा है, इसके साथ साथ आप मिट्टी परीक्षण के अनुसार, यदि आप मिट्टी का परीक्षण कराते हैं, उसके अनुसार आप देख पाए कि आपकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, और उसके अनुसार आप प्रयोग करें, यह सबसे अच्छी विधि होती है। यदि आप मिट्टी का परीक्षण नहीं करा पाते हैं तो सुझावित मात्रा जो मैंने बताया, पोटाश की, मोज़ेक पोटाश की 50 किलो मात्रा प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, आप थोड़ा बोरॉन, मैग्नीज जो हमारे गेहूं में काफी लाभकारी होता है, वह आप प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न पोषक तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे फसल के लिए आवश्यक है। लेकिन मिट्टी का परीक्षण कराएं, बहुत अच्छा है। यदि मिट्टी का परीक्षण नहीं कराते तो सुझावित मात्रा का प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा मोज़ेक पोटाश के बारे में, थोड़ा सा आपको परिचय कराना चाहूंगा। देखिए हमारे देश में, मैं पहली चीज आपको बताना चाहूं, हमारे देश में जो जमीन है उसमें कहीं भी पोटाश नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिए, हम लोग जो हमारा खदान से पोटाश कैसे बनता है, पोटाश खदान से निकलता है, जमीन के नीचे जैसे कोयले की खदानें आपने सुना होगा, इसी तरह पोटाश की बहुत बड़ी बड़ी खदान, माइंस होती हैं, जिनके माध्यम से पोटाश को निकाला जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। ध्यान दीजिए, मोज़ेक हमारे देश की एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जो स्वयं खुद से माइनिंग करती है। मोज़ेक की, कनाडा एक देश है, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी माइंस हैं जिसके माध्यम से पोटाश को निकाला जाता है। निकाल करके जो दानेदार क्रिस्टल रूप में बना करके आपके बीच में लाया जाता है। हमारे देश में केवल मोज़ेक एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कंपनी है जो खदान से सीधा खेत तक है। ध्यान दीजिए, खदान से सीधा खेत तक है।
कई बार कई क्षेत्रों में बड़ी भ्रांतियां होती हैं कि साहब पोटाश के रूप में कई बार देखने को मिलता है ऐसे ऐसे उत्पाद लोग दे जाते हैं जिसमें ना उनको पता है कि उसके अंदर किस मात्रा में पोषक तत्व हैं, ना साहब हमें पता है। इसलिए जो मोज़ेक पोटाश है, आप ध्यान दीजिए 50 किलो के बोरे में आता है, जिसके ऊपर K2O 60% पोटाश की जो मात्रा है वो 60% इंगित होती है, लिखी होती है। साथ ही साथ में जो ओरिजिनल पोटाश या हम पोटाश की बात करें उसमें सरकार द्वारा सब्सिडी, ध्यान दीजिए, सरकार हमारे जो पोटाश है, हमारा डीएपी है, हमारा यूरिया है, इन सब पे वो सब्सिडी देती है आपको, तो पोटाश के ऊपर सब्सिडी इंगित होती है। यह जो 50 किलो के बोरे में मोज़ेक पोटाश आता है, यह सीधा खदान से खेत तक पूर्ण गुणवत्ता के साथ, जो आप देख पा रहे हैं चित्रों के माध्यम से, ये वही मशीनें हैं जो जमीन के नीचे जाकर के वहां से पोटाश को निकालती हैं और इसका प्रोसेस करके तैयार करके आपके बीच में लाया जाता है। यह खदान से खेत तक हमारे देश में यदि कोई है तो वह केवल मोज़ेक है, जो आपके बीच में मोज़ेक पोटाश, मोज़ेक डीएपी स्वयं निर्माण करते हैं। अमेरिका में जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारा जो सऊदी अरेबिया में प्लांट्स हैं, वहां से आपके बीच आता है। साथ ही साथ में अगर मैं पोटाश की बात हमने करी, कनाडा से आता है। केमैग एक उत्पाद है जिसके बारे में आज मैंने ज्यादा चर्चा नहीं करी है। केमैग अमेरिका की खदानों से निकल करके आपके बीच में आता है। तो यह सभी उत्पाद, और हमारे पास में बहुत बड़ी श्रृंखला है, जिनमें से जो मैं आज पोटाश के बारे में विशेष तौर पर बात कर रहा था कि साहब पोटाश जो आपके लिए उपलब्ध हो रहा है, यह खदान से खेत तक हमारे देश में उपलब्ध कराने का काम मोज़ेक जैसी संस्था निरंतर कर रही है। पूर्ण गुणवत्ता के साथ आपके बीच में पोटाश लाया जा रहा है। मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान रखिए, ये जो 4 नियम हैं, किसी भी उर्वरक प्रयोग के ये 4 नियम हमेशा याद रखिए। ये 4 नियम बताते हैं सही स्रोत, सही मात्रा, सही समय और सही जगह। सही स्रोत की बात करें, आप लोग सबसे ज्यादा, जो हमने कहा शुरुआती अवस्था में भी आपका सबसे ज्यादा पैसा भी खर्च होता है उर्वरक पे। पोटाश की हमने बात करी तो साहब मोज़ेक पोटाश जो स्वयं खदान से, जो मैं अभी आपको बता रहा था, मोज़ेक स्वयं पोटाश को निर्मित करके आपके बीच ला रही है, जो ओरिजिनल पोटाश के रूप में आप समझ सकते हैं। साहब सही स्रोत, अच्छी गुणवत्ता की खाद का प्रयोग करें, जो भी उर्वरक प्रयोग करें साहब, अच्छी खाद का प्रयोग करें, सही स्रोत के माध्यम से प्रयोग करें। आपका सबसे ज्यादा खर्चा खाद पर होता है, यदि हमें ध्यान देना है तो अच्छे उर्वरकों का, सही रूप में उर्वरकों का आपके बीच पास अगर जैविक उर्वरक है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो हमें उर्वरकों का प्रयोग करना है, संतुलन बनाना है, जिसमें मोज़ेक पोटाश की बात हुई, मोज़ेक डीएपी की बात हुई, इनका सही रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं। सही मात्रा, किस मात्रा में प्रयोग करना है मैंने बताया, मिट्टी परीक्षण के अनुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, वह ज्यादा लाभकारी रहता है। यदि आप मिट्टी का परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो सुझावित मात्रा, ध्यान दीजिए, सुझावित मात्रा जो हमने बताई उसके अनुसार प्रयोग करिए और लाभ लीजिए। सही समय, शुरुआती अवस्थाओं में कई बार हमने देखने को मिला साहब बालियां निकल आती हैं, फिर भी कई लोग सोचते हैं कि साहब यूरिया डाल दें या नाइट्रोजन डाल दें, उर्वरकों का नहीं। शुरुआती अवस्था में लगभग आप सोच लीजिए कि 50, 55, 60 दिन तक आप दीजिए, उसका आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। जब बालियां बनने लगती हैं उस अवस्था में उसको इतना लाभ नहीं मिल पाता, और अगर नाइट्रोजनस खाद उस समय आप प्रयोग करते हैं तो फिर से वानस्पतिक वृद्धि होने लगती है और दाना अच्छा नहीं बन पाता। तो शुरुआती अवस्था में जो हमारा, जब हमें जरूरत है तब हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। और सही जगह, मिट्टी में जाना जरूरी है साहब। आप सोचिए, अगर मिट्टी में ताकत नहीं है, ऊपर से तो हम गेहूं की सबसे अच्छी वैरायटी लगा लें, ऊपर से तो हम किसी भी फसल की सबसे अच्छी वैरायटी लगा लें, लेकिन अगर मिट्टी में ताकत नहीं है तो क्या हमें उसका लाभ मिल सकता है? कभी लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए मिट्टी में उर्वरकों का जाना जरूरी है। उसके उपरांत आप, अगर आप फर्टिगेशन करना चाहते, ऊपर से उर्वरकों का स्प्रे करना चाहते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना चाहते, कर सकते हैं, लेकिन जमीन में जाना जरूरी है। तदुपरांत आप उसमें उसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ में मैं अंत में कहना चाहूंगा, मोज़ेक का और हमारा मानना है कि साहब मनुष्य में और पौधे में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार हमें पोषण की आवश्यकता है, उतना ही महत्वपूर्ण पोषण
पौधे के लिए है तो साहब, और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो हम रोज भोजन करते हैं हमारे हिंदुस्तान में, सब रोटी चावल तो सभी लगभग खाते ही खाते हैं। कई कुछ क्षेत्रों में चावल ज्यादा खाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में रोटी ज्यादा खाई जाती है। आप सोचिए, इन सभी भोजन में यदि उस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं है, और मिट्टी से अगर वह पौधा अच्छे से नहीं विकसित हुआ, उसमें वह पोषक तत्व नहीं हुए, तो वो जो हम खा रहे हैं, जो हमारी थाली है, उसमें ये पोषक तत्व कैसे आएंगे? इसीलिए इसका जो पोषण है, इसका संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी मिट्टी तक इन पोषक तत्वों का जाना बहुत जरूरी है। आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए इंसान में और पौधे में कोई अंतर नहीं होता है और सभी समान है। आज से 200 साल पहले जो एक वैज्ञानिक थे, लाइबेक नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने एक नियम बताया। क्या नियम बताया साहब? कि साहब, जब संतुलित पोषण करते हैं, उन्होंने दिखाया जहां फास्फोरस की मात्रा उन्होंने कम कर दी, एक जगह एक पौधे में उन्होंने पोटाश की मात्रा कम कर दी, एक जगह उन्होंने मैग्नीशियम अन्य पोषक तत्वों की मात्रा कम करी। साहब, सभी पोषक तत्वों का अपना अपना एक महत्व होता है, इसीलिए संतुलन की आवश्यकता है। इसीलिए संतुलन की आवश्यकता है। और जहां सभी पोषक तत्वों का समान अनुपात में, खास करके मुख्य पोषक तत्व जिसमें पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर या कैल्शियम, इन सभी पोषक तत्वों की बात करें जिसका समान अनुपात से प्रयोग किया गया, वहां पौधे का भी विकास अच्छा हुआ, वहां की जमीन की ताकत भी अच्छी हुई, वहां हमें अच्छी उपज भी प्राप्त हुई। इसीलिए उसका बैलेंस करना, संतुलन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, 200 साल पहले साहब वैज्ञानिक ने बता दिया, आज कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं आज भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमें समझना होगा, इस बैलेंस को समझना होगा, संतुलित पोषण को समझना होगा। खास करके हमारी जो अनाज है, सब्जियां हैं, हमारे जो भी तिलहन है, इन सभी में हमें समझना होगा, जिसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा अपनी मिट्टी की ताकत, उसकी क्षमता, उसकी उपज को बढ़ा करके आप साथ ही साथ में जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको भी लाभ प्रदान कर सकते हैं। मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। इन चित्रों के माध्यम से आप समझ पाएंगे साहब, हमारे देश में जो पोषण की कमी है, जो हम कहते हैं ना, कई बार आप देखिए, कई बार बहुत सा हुआ होगा, आप लोग अगर देखेंगे, कई बार हम बच्चे को अपने डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो कहता है ये एनीमिक है। आप देखिए, जो माताएं बहनें गर्भवती होती हैं, गर्भ धारण करती हैं, 80 क्या 90% उसमें ये बोला जाता है कि साहब इनके लिए अलग से आप पोषण दीजिए। वो टॉनिक देता है जिसमें माइक्रो छोटे पोषक तत्व, जो सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे हम फसल में गिनते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे पोषक तत्व उसमें होता है। वे सभी लोग देते हैं, क्यों? क्योंकि इनको पूर्ण करना, वे एनीमिक हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं एनीमिक हैं। साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सभी चीजों की कमी सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वह है हमारी धरती में पोषक तत्वों का समान अनुपात में ना होना। हमारे देश में, मैं आपको बताना चाहूंगा, संसार में बताना चाहूंगा, इस पूरे वर्ल्ड में इस कुपोषण के कारण, इस भूख के कारण प्रति सेकंड एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसा आंकड़े बताते हैं। साहब, कहीं ना कहीं यह जो पोषण है वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारी जमीन, धरती, आप सोचिए, उस जमीन में ताकत नहीं होगी, पौधे में कैसे आएगी? पौधे में नहीं आएगी, हमारे खाने में कैसे आएगी? और खाने में नहीं आएगी तो हमारा जो देश है, हमारा जो संसार है, हमारा घर परिवार पड़ोस है, उन सबको वह पोषण युक्त भोजन कैसे मिल पाएगा? इसके लिए हमें सोचना होगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप सभी जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वह इस चीज को समझेंगे और इसमें, क्योंकि आप एक अहम योगदान देते हैं इस पोषण को पहुंचाने में, मैं आपसे कहूंगा गेहूं जैसी फसलों में आप इनका प्रयोग करिए। आप धान जैसी फसलों में, आप सब्जियों में, आप सभी जो तिलहन करते हैं, दलहन करते हैं, जितने भी अनाज करते हैं, इनमें संतुलित पोषण का प्रयोग करिए, जिससे साहब आपके माध्यम से हमारे देश के, हमारे संसार के लोगों में भी इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो पाएगी साहब। और मैं बताना चाहूंगा, जो हम गेहूं की आज बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने पोटाश के बारे में बताया, जिसमें मैंने अन्य पोषक तत्वों के बारे में बताया, हमारे गेहूं में भी आप जो हम खाते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, चाहे हम कैल्शियम की बात करें, आयरन हो, मैग्नीशियम हो, मैग्नीज हो,
फास्फोरस, पोटेशियम, सभी चीजें इसमें उपस्थित होती हैं। इसमें जो हमारा फाइबर है यह उपस्थित होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे किसान भाइयों, जब तक हम इसमें संतुलित पोषण नहीं करेंगे, इसका जो क्वालिटी है, इसकी जो गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं, वह तब तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमें इनको संतुलन बनाना, उसका पोषक तत्वों का प्रबंधन करना, सही रूप से देना, किसी भी माध्यम से दीजिए लेकिन सही रूप से इन्हें पहुंचाना, जिससे हमारी उपज बढ़े। और साहब, मोज़ेक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमने बताया खदान से खेत तक एक ऐसी कंपनी जो हमारे देश में उन उर्वरकों को पहुंचाने का काम करती है, उसका उद्देश्य आप समझिए, हमारा जो मिशन है, हमारा जो उद्देश्य है कि हम विश्व को उसकी आवश्यकता का भोजन उगाने में, ध्यान दीजिए, विश्व को उसकी आवश्यकता का भोजन उगाने में मदद करते थे, हैं और निरंतर करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहूंगा, साहब आप इस चीज को समझिए, हमारे गेहूं की फसल में जिस प्रकार नाइट्रोजन की जरूरत है, जिस प्रकार फास्फोरस की जरूरत है, उसी प्रकार पोटाश भी एक अहम योगदान देती है, जिसमें मोज़ेक पोटाश के माध्यम से हम डायरेक्ट अपनी फसल के विकास के साथ साथ उसमें उपज, उसमें बालियों का विकास, उसमें दानों की संख्या, उसकी गुणवत्ता, उसमें बीमारियों कीड़ों से लड़ने की क्षमता, चमक, इन सभी चीजों को बढ़ा करके एक लाभ ले सकते हैं। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मेरे प्यारे किसान भाइयों, खास करके गेहूं की फसल करने वाले किसान भाइयों, यह मेरा संदेश आपके लिए है कि इन सभी पोषक तत्वों का आप प्रयोग करें, संतुलन बनाएं, अपनी उपज को बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, अपना लाभ ज्यादा से ज्यादा करें, अपनी जमीन की ताकत को बढ़ाएं। और साहब, लास्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आज का समय कोरोना का है, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, हर व्यक्ति आज कोरोना के लिए सभी को सचेत कर रहा है। हम सभी को ध्यान रखना है, अभी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, हमें कोरोना से संबंधित थोड़ा सा अपनी जो सुरक्षा है उस पर ध्यान देना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने घर को बचाना है, सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है। जब भी आप घर से बाहर निकलिए, मास्क का प्रयोग करिए, जब भी आप किसी से मिलिए थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपने हाथों को लगातार निरंतर समय समय पर धोते रहिए। इन नियमों का पालन करके शायद हम इस कोरोना जैसी महामारी से बच पाएंगे। इन नियमों का पालन करिए, आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी उपज को बेहतर करिए, मोज़ेक पोटाश का प्रयोग करिए, मोज़ेक केमेक जैसी खाद, मोज़ेक डीएपी, या फिर आपके लिए जो पोषक तत्व हैं, चाहे उसमें जिंक हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, बोरॉन हो, मैग्नीज हो, इन सभी उर्वरकों का प्रयोग करके आप अपनी उपज को बढ़ाइए, क्षमताओं को बढ़ाइए, आपका लाभ अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। लास्ट में यदि आपका किसी का कोई भी प्रश्न रह जाता है, प्लीज अपना कोई भी प्रश्न जो हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना प्रश्न जरूर लिखिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, जिसके माध्यम से हम और हमारे विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित जो हमारे ऑफिसर्स हैं वह आपसे संपर्क कर पाएंगे, आपको जानकारी प्रदान कर पाएंगे, आपसे रूबरू हो पाएंगे। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। आपका कोई भी प्रश्न हो, खाद्य से संबंधित, मोज़ेक पोटाश से संबंधित, गेहूं से संबंधित, आप प्लीज उसके बारे में पूछिए। और साहब, मैं अंत में अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।